नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज से हम लोग एक नए प्रैक्टिस टेस्ट की ओर चलते हैं, जो कि आरआरबी नर्सिंग एग्जाम्स के आगे अभी हाल ही में एक वैकेंसी आई हुई है। केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर और राजस्थान एनएचएम से संबंधित है। उससे संबंधित आज का यह प्रैक्टिस टेस्ट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। A client attending group therapy tells the nurse that she realizes she is not completely alone with her problems. The nurse understands that this realization represents one of the essential components of group therapy called। एक क्लाइंट जो ग्रुप थेरेपी में भाग ले रही है, नर्स से कहती है कि उसे अब एहसास हुआ है कि वह अपनी समस्याओं में पूरी तरह से अकेली नहीं है। नर्स समझती है कि यह एहसास सामूहिक चिकित्सा के एक आवश्यक घटक का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे कहा जाता है एल्ट्रुज्म, परोपकार, कैथार्सिस, भावनात्मक शुद्धि, यूनिवर्सैलिटी, सार्वभौमिकता, ट्रांसपेरेंस, स्थानांतरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सार्वभौमिकता या यूनिवर्सैलिटी एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जो समूह में भाग लेने वाला व्यक्ति होता है, वह समझता है कि उसकी जो समस्याएं हैं, तो उसकी जो समस्याएं हैं सिर्फ उसकी समस्याएं ही नहीं है, ऐसी समस्याएं अन्य लोगों के पास भी हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्स देने जाते हैं और आप लोग ये समझते हैं कि मेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप यह गलत समझते हैं। ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो यूनिवर्सैलिटी होती है, यह एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब व्यक्ति आपस में भाग लेते हैं, समूह में भाग लेते हैं, तो एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम शेयर करेंगे। जब प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति या मेरे बगल वाला व्यक्ति या मेरे आसपास वाली व्यक्ति, इनको भी वही समस्याएं हैं। इसलिए मेरी समस्या कुछ विशेष ऐसी नहीं है कि संसार में सिर्फ मेरे पास ही समस्या हो। तो ऐसी समस्याओं से सब लोग भी गुजर रहे हैं। इससे होता क्या है, इससे आपके अंदर का जो भी डिप्रेशन है, आपके अंदर की जो कमी है, फीलिंग है कि अपने आप को अलग करने की भावना है, यह कम होती है, क्योंकि आप समझते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं। और इससे व्यक्ति को सहारा मिलता है। जैसे कि आप अपनी बात किसी को शेयर करते हैं, तो इससे क्या है, आपको क्या मिलेगा, एक सहारा मिलेगा अपनी बात शेयर करने से। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी बात शेयर करिए, लेकिन शेयर भी ऐसे व्यक्ति के साथ करना चाहिए जो आपकी बात को समझ सके, आपको सहारा दे सके, ना कि ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपको और डिप्रेशन में कर सके। तो इसको बड़ा सोच समझ करके आपको इस प्रक्रिया में भाग लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सार्वभौमिकता या यूनिवर्सैलिटी एक ऐसा थेरेप्यूटिक फैक्टर है ग्रुप थेरेपी का, जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये रियलाइज करते हैं कि दैट दे आर नॉट अलोन इन देयर स्ट्रगल, कि वो अपने स्ट्रगल में अकेले नहीं है, अन्य लोग भी उनके साथ ऐसा हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज कंडक्टिंग अ ग्रुप थेरेपी सेशन where a client is monopolizing the group. The appropriate nursing action would be। एक नर्स समूह चिकित्सा सत्र मीन्स ग्रुप थेरेपी सेशन चला रही है, जहां एक क्लाइंट पूरे समूह पर हावी हो रहा है। तो इस प्रक्रिया में उपयुक्त नर्सिंग क्रिया क्या होगी? आस्क द क्लाइंट टू लीव, क्लाइंट को जाने के लिए कहना। रिफर द क्लाइंट टू अनदर ग्रुप, क्लाइंट को किसी अन्य समूह में भेजना। टेल क्लाइंट टू स्टॉप मोनोपोलाइजिंग द ग्रुप, क्लाइंट से कहना कि वह समूह पर हावी होना बंद करे। सजेस्ट दैट द क्लाइंट स्टॉप टॉकिंग एंड ट्राई लिसनिंग टू अदर्स, क्लाइंट को सुझाव देना कि वह बोलना बंद करे और दूसरों को सुनने की कोशिश करे। तो समझते हैं कि यहाँ पर जब ग्रुप थेरेपी का सेशन चल रहा है, तो आपको एक यदि सरल भाषा में बताएं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में बहुत होशियार बनते हैं। तो कुछ ही लोग होते हैं ऐसे जो अपने सामने किसी की बात सुनते नहीं है, ना किसी को सुनना पसंद करते हैं। तो यहीं पर इस क्वेश्चन में यही हो रहा है कि जब ग्रुप थेरेपी सेशन चल रहा है
तो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, और वह पूरे समूह पर क्या है, हावी होने की कोशिश कर रहा है, मीन्स अपने को सर्वमान्य बता रहा है, बहुत सुपर बता रहा है। तो यह होता है, इसको हम लोग सरल भाषा में कहते हैं कि बहुत होशियार ये बन रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि उनको जाने के लिए तो नहीं कह सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है कि क्लाइंट को अन्य समूह में भी नहीं भेजेंगे। तीसरा है क्लाइंट से कहना कोई समूह पर हावी होना बंद करे, ऐसा भी नहीं है। तो क्लाइंट को हम यह सुझाव देंगे कि वह बोलना बंद करे। तो सजेस्ट द क्लाइंट स्टॉप टॉकिंग एंड ट्राई लिसनिंग। तो दूसरों को सुनो, जब आप दूसरे को सुनेंगे तभी आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। तो सुनना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सजेस्ट दैट द क्लाइंट स्टॉप टॉकिंग एंड ट्राई लिसनिंग टू अदर्स। क्लाइंट को सुझाव देना कि वह बोलना बंद करे और दूसरों को सुनने की कोशिश करे। तो इस प्रकार से यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। In which of the following surgeries is a portion of the stomach removed and the remaining part is connected to the duodenum? निम्नलिखित में से कौन सी सर्जरी में आमाशय के अंश को निकालकर शेष भाग को डियोडेनम से जोड़ दिया जाता है? गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, गैस्ट्रोडियोडेनेस्टमी, गैस्ट्रेक्टमी, एंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस्ट्रोडुओडेनेस्टमी। एक ऐसी सर्जिकल प्रोसेस होती है जिसमें जो एब्डोमेन है, स्टोमक है, इसको रिमूव करके, इसके एक पार्ट को रिमूव करके, और जो बचे हुए पार्ट है उसको डियोडेनम से डायरेक्ट हम लोग जोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है, गैस्ट्रिक कैंसर हो, पेप्टिक अल्सर हो जैसे रोगों में इस प्रकार की सर्जरी की जाती है। एक फिगर के माध्यम से हम लोग अभी इसको समझते हैं। तो यहाँ पर एक फिगर आप लोगों के सामने ये दिया गया है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे करते क्या है, ये स्टमक हो गया और यहाँ पे ये डियोडेनम होती है जो सी के आकार की होती है। डियोडेनम छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग होता है। तो यहाँ पर इस स्टोमक के पार्ट को काट देते हैं और अलग कर देते हैं, और बचे हुए जो शेष भाग है इसको डायरेक्ट यहाँ से जोड़ देंगे। तो यही कहलाती है क्या? गैस्ट्रोडियोडेनेस्टमी। और ये दो प्रकार से ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी बिलरोथ फर्स्ट और बिलरोथ टू। और इस प्रकार की सर्जरी जब वजन अधिक हो जाता है, व्यक्ति का वेट कम करने के लिए भी की जाती है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो इसमें होगा ऑप्शन बी सही है, गैस्ट्रोडियोडेनेस्टमी। गैस्ट्रोडियोडेनेस्टमी एक शल्य प्रक्रिया है जिसमें आमाशय के निचले भाग को निकालकर शेष भाग को डियोडेनम से जोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर गैस्ट्रिक कैंसर या पेप्टिक अल्सर जैसे रोगों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following options represents macronutrients? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्रदर्शित करता है? प्रोटीन, आयोडीन, कैल्शियम, जिंक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोटीन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये दो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का अर्थ होता है ऐसे पोषक तत्व, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को लार्ज अमाउंट में आवश्यक हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इनकी बॉडी को आवश्यकता क्या होती है? अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। जबकि बॉडी को कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे आयोडीन है, कैल्शियम है, जिंक है, इनकी बॉडी को आवश्यकता कम मात्रा में होती है। यदि इनको ज्यादा लिया जाएगा, अधिक मात्रा में लिया जाएगा, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के हो गए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो शरीर के लिए, जो बॉडी के लिए कम मात्रा में आवश्यक हो, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो शरीर के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जबकि आयोडीन हुआ, कैल्शियम है और जिंक ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंखों का बाहर की ओर निकलना एक्सोथैलेमस किसका विशिष्ट लक्षण है? प्रोट्रूजन ऑफ
eye balls is a characteristic sign of which of the following conditions? Myxedema, cretinism, Graves' disease, Cushing syndrome. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज नॉर्मली यह एक हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन होती है जिसमें, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो इम्यून सिस्टम है गलती से थायराइड ग्लैंड पर अटैक कर देता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि अत्यधिक हार्मोन बनाने लगती है और इसलिए इसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण जो आंखों की पीछे की जो मसल्स होती हैं उनमें मसल्स में क्या होता है, सूजन आ जाती है या इन्फ्लामेशन आ जाती है। इसी इन्फ्लामेशन के कारण आंखें बाहर की ओर दिखने लगती हैं, इसको हम बल्जिंग आई कहते हैं। तो एक फिगर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से कंडीशन देखने को मिलती है। यह जो ग्रेव्स डिजीज है एक्सोथैल्मस है जिसमें आंखें बाहर की तरफ आ जाती हैं, तो यह एक हाइपरथायरॉयडिज्म का लक्षण है। ग्रेव्स डिजीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड है ओवर एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण थायराइड हार्मोन अधिक निकलेगा और पीछे की मांसपेशियां, आंखों के पीछे की मांसपेशियां और मसल्स में सूजन आ जाएगी। सूजन आने के कारण आंखें बाहर की तरफ निकल आती हैं, इसी को बल्जिंग आई कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी सही है, ग्रेव्स डिजीज।